मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे मेजर्स टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में जो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए या इनको कैसे क्योर किया जाए। इसके लिए हमने 2 रिफॉर्म्स लाए थे, एक है लैंड रिफॉर्म्स और एक है ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्टली आपको बुक्स में कई बुक्स में 3rd रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी गिवन है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जो लैंड का मालिक है उसको चेंज करना। इंडिया उस टाइम पे इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में जुड़ा पड़ा था, तो इसके लिए उनका मोटिव क्या था? एग्रीकल्चर को सुधारना, जिसके लिए नंबर 1 क्या किया गया हमारा? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखिए, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में क्या था? मैंने आपको ज़मींदारी सिस्टम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे हमारे इंटरमीडियरीज कौन थे? ज़मींदार थे। तो वो क्या करते थे? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो ज़मींदार्स को अपॉइंट करते थे, जो कि नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड होते थे, और वो क्या करते थे? फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, लेकिन वो लैंड रेवेन्यू तो कलेक्ट करते थे, लेकिन उनके भले के लिए कभी भी कोई काम नहीं करते थे, ना कि उनकी लैंड को इम्प्रूव करते थे। तो इससे एक द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज दैट द ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिवन द इंसेंटिव। देखिए, तो क्या किया है? 200 लाख टेनेंट्स को का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया गया गवर्नमेंट का, जिसकी इंसेंटिव उनको क्या मिलता था? इंक्रीज्ड आउटपुट। यानी कि अब वो डायरेक्टली ज़मींदार वगैरह को नहीं बेचते थे, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके अपना आउटपुट बेचते थे, जिससे उनका जो उनको पैसा ज़्यादा मिलता था। बी क्या है आपका? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या है? फिक्सिंग स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड। यानी उस टाइम पे लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी, फार्मर्स के पास स्मॉल फार्मर्स होते थे, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि इस बंदे के पास इतनी लैंड तो होगी, ताकि एग्रीकल्चर में इक्विटी बनी रहे। टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड फिक्स कर दिया एक इंडिविजुअल के पास कितनी होगी। जो एक्स्ट्रा, अगर किसी के पास एक्सेस लैंड है तो वो कौन ले लेगी? इट विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट, और वो किसको दिया जाएगा? लैंडलेस कल्टिवेटर्स को, यानी जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है उनको दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मैंने आपको बताया था स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटे छोटे फार्म वो खेत दिए जाते थे। देखिए, क्या होता था पहले कि छोटे छोटे खेत दिए जाते थे। अब क्या हो गया? वो जो छोटे छोटे खेत हैं, देखो, अगर छोटे छोटे खेत दिए जाएंगे तो हर कोई अपने खेतों पे उपजाऊ लगाएगा। तो जो ये बाउंड्रीज़ हैं, जो ये बाउंड्रीज़ की जो ये वेस्टेज हो रही है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि सब इकट्ठे मिलके फार्मिंग करेंगे, सारा खर्चा सब इकट्ठा मिलके करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा सब इकट्ठा बांट लेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ था? इससे फ़ायदा ये होता कि जो उपजाऊ थी वो ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट, कोऑपरेटिंग फार्मिंग का मतलब क्या है? जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टीवेटर्स। यानी छोटे छोटे जो जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो इकट्ठे, सबके सब इकट्ठे फार्मिंग करेंगे। टुगेदर फार्मिंग करेंगे तो इनपुट इकट्ठा बाय करेंगे। देखो, हम अगर ज़्यादा इनपुट लेंगे तो हमें बल्क में मिलेगा एट अ लोअर प्राइस, और जो आउटपुट आएगा उसे हम हायर कॉस्ट से बेचेंगे। अब लैंड रिफॉर्म जो था वो सक्सेसफुल मोस्टली केरला एंड वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। नाउ नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है हमारा? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ये क्या है? एक सडन और स्पेक्टुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी एकदम से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना जाना। क्यों? ड्यू टू द यूज़ ऑफ HYV सीड। HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई थी, तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तब भी लो था आपका। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, तो उसमें क्या क्या चेंज हुए? यूज़ ऑफ HYV सीड यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ किया गया, और मॉडर्नाइज मीन्स का यूज़ किया गया।
नेक्स्ट है आपका कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या अचीवमेंट मिले। नंबर 1 क्या है, इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। 1990 से लेके 1991 में हमारा जो प्रोडक्शन होता था 176 मिलियन टन्स होता था, और पहले 1960-61 में कितना होता, 86 मिलियन टन। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, क्यों? क्योंकि हमने HYV सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो जैसी बात है हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन मार्केटेबल सरप्लस। पहले जो एग्रीकल्चर फूड थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन अब उसे हम सेल भी करते हैं, तो हमारी मार्केट बढ़ गई। नाउ इट हेल्प्स टू बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स को भी हेल्प किया, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उनका नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो इससे लो इनकम ग्रुप्स को भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, चेंज इन फार्मर आउटलुक। पहले जो फार्मर्स थे वो पूरा सीड्स यूज़ करते थे सिंपल, अब HYV सीड्स आ गई, फर्टिलाइज़र्स भी उनको दे दिए, मॉडर्नाइज मशीन्स भी दे दी, जिससे उनकी जो आउटलुक है काम करने का तरीका भी बदल गया। नेक्स्ट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। देखो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई आपकी, तो जैसी बात है आपके पास स्टॉक भी ज़्यादा मेंटेन होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। नंबर 1, लिमिटेड क्रॉप्स ओनली। ग्रीन रेवोल्यूशन थी जो प्रोडक्शन, उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ फूड ग्रेन्स का होता था, यानी वीट और राइस के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन जो अदर क्रॉप्स थी जैसे कि पल्सेस, जूट, कॉटन, इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड नहीं होती थी। नंबर 2 क्या था, इसके अनइवन बेनिफिट्स थे, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ बिग फार्मर्स को अट्रैक्ट करता था, नॉट टू स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि HY सीड्स और केमिकल और फर्टिलाइज़र के लिए उन्हें अब भी पैसों की नीड पड़ती थी। नंबर 3 क्या है, इससे सॉइल डिग्रेडेशन होता था। देखिए पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप अपने खेतों में यूज़ करेंगे तो इसका जो नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है आपकी लैंड के ऊपर, इससे क्या होती है, जो प्रोडक्शन होती है वीट और राइस की, उस टाइम पे जो वाटर का लेवल वो ज़्यादा मांगते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स वो जो ज़मीन को सुखा देती हैं अंदर से। नंबर 4, अनइवन स्प्रेड। ग्रीन रेवोल्यूशन है वो अभी भी फ्यू स्टेट्स में है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद इन 1966 में खारिफ सीज़न इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने अडॉप्ट किए HYV सीड। तो अगर आपसे पूछा जाए HYV सीड्स कब आई थी, 1966 इन खारिफ सीज़न। अब सोर्सेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेज़ हैं, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में क्या था, फर्स्ट फेज़ था जो आपका वो मिड 60 टू मिड 70 के बीच में था, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। और सेकंड फेज़ है आपका मिड 70s टू मिड 80s में, विच इज़ स्प्रेड लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, मतलब हद से ज़्यादा स्टेट में स्प्रेड हो चुका है सेकंड फेज़। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये आपका टोटल ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक है। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स।